जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज फिर से कंटिन्यू करते हैं हम इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है कि इंडियन पॉलिटी के वो क्वेश्चंस जो एनडीए और सीडीएस में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर दी अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ एनडीए, सीडीएस एंड एनी अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The first definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by। क्या बोला? First definite step to provide parliamentary control कहां पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ? The Regulating Act of 1773, the Pitt's India Act, the Charter Act of 1793, the Charter Act of 1813। कब शुरू हुआ ये? In the Regulating Act of 1773। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेगुलेट करना, किसको रेगुलेट करना? एक्ट किसके लिए आया? टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। यही बोला गया कि भाई कंट्रोल किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे। हुआ क्या इसमें? बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट जब हुआ आया तो इसमें क्या किया गया कि भाई कंट्रोल किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी पे। कैसे? एक पोस्ट बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक पोस्ट बनाई गई। उसमें क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो कंपनी था, कंपनी का गवर्निंग हेड बनाया गया कि भाई जो कंपनी का गवर्नेंस है ना, जो कंपनी की गवर्निंग है, उसका हेड था ये कंपनी के अंदर, कि कंपनी को इसको रिपोर्ट करना था किस किस के लिए? सिविल मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स और रिवेन्यू के लिए। अब बचा क्या? मेन चीजें यही हैं, और इन्हीं के लिए किसको रिपोर्ट करना है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, और जो किसका बंदा था? क्राउन के अंडर काम करता था। ठीक है, इसके अलावा हुआ क्या कि भाई जो गवर्नर होता था हमारा, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को चेंज करके क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया वॉरेन हेस्टिंग्स को, और इसको असिस्ट करने के लिए 4 अलग मेंबर्स दे दिए गए। 4 अलग मेंबर्स दे दिए गए वॉरेन हेस्टिंग्स को असिस्ट करने के लिए। प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहां पे बिठा दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर गवर्निंग हेड। ठीक है, तो ये कहां पे हुआ? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर हुआ ये काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर। पहले काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, बस डायरकी क्या होती है? डायरकी होती क्या है? डुअल शासन। ठीक है, तो डायरकी में क्या था कि भाई क्या होता था? एक तो होती थी सेंट्रल लिस्ट, एक होती थी प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है, ये 2 लिस्ट बनाई गई। इसमें क्या किया गया कि ये जो प्रोविंसेस हैं इनमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट बना दिए गए। ठीक है, तो डायरकी बोलते थे इसको, कि ये जो प्रोविंसेस में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चला ना, इसको बोलते थे हम डायरकी। एक तो ये आई थी, और एक डायरकी आई थी कि भाई प्रोविंसेस से हटा के कहां पे डाल दी? सेंटर में। प्रोविंसेस से हटा के कहां डाल दी? सेंटर में। तो ये वाली कहां स्टार्ट हुई? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, और प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में कब डाल दी गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। यहां पे क्या पूछा गया? डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। तो इंट्रोडक्शन कहां हुआ? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 के एक्ट को क्या बोलते हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था मॉन्टेगू और वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following vested the Secretary of State for India with the supreme control over the Government of India? भाई ये बताओ, इसमें ये पूछा गया है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये पोस्ट स्टार्ट कब की गई सुप्रीम कंट्रोल देने के लिए? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो पावर थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ? मैंने बताया था कि भाई 1857 में हुआ रिवोल्ट हुआ। ये रिवोल्ट ऐसा विद्रोह आगे कभी ना हो, तो जो क्राउन था, क्राउन ने ब्लेम किसको किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई ये जो आपके ऊपर अत्याचार किए गए हैं, ये जो आपके ऊपर जितने भी मिसबिहेव किया है, ये कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कमर्शियल यूनिट के तौर पे उसको खत्म करके, है ना, पूरी तरह से उसका रूल ले लिया, अबॉलिश कर दिया। अब कौन रूल करेगा? हर मैजेस्टी,
कि भाई इंडियन जो है गवर्नेंस जो होगा, जो रूल किया गया जाएगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि किसके पास आ गया, क्राउन के पास। तो इसमें हुआ क्या, 2 पोस्ट बनाई गई। एक तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसको क्या बना दिया, वॉइसरॉय। पहला वॉइसरॉय कौन था, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बता चुका हूं पहले, ठीक है। और दूसरी जो पोस्ट बनाई गई वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। तो ये कहां हुआ, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मैच करना है, लिस्ट ए के अंदर एक्ट है और लिस्ट 2 के अंदर ये बताना है कि भाई ये एक्ट के ऊपर बेस क्या है, क्या क्या है, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है। तो लिस्ट 2 में स्टार्ट करते हैं हम। पहला बोला गया माउंट बेटन प्लान, ठीक है। भाई माउंट बेटन कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को तो क्या किया गया, ये पोस्ट ही कैंसिल कर दी गई, ठीक है। तो माउंट बेटन प्लान क्या था, बेसिकली देखिए क्या हुआ, 20 फरवरी 1947 ये डेट को क्या हुआ, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कौन था, क्लीमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम का कौन था, प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन का, वहां का यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर था क्लीमेंट एटली उस टाइम पे। उसने डिक्लेयर किया कि भाई हम 30 जून 1948 को इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, इंडिया को आजाद कर देंगे ऑन 30 जून 1948 को। बट हुआ क्या, मुस्लिम लीग में थोड़ा इश्यू स्टार्ट हो गया कि भाई ये तो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, जो हमने डिमांड रखी थी पार्टीशन की उसका तो कुछ जिक्र ही नहीं आया, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। प्लस क्या हुआ, वहां पे उन्होंने एक तरह से विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। तो इसके मुस्लिम लीग का जो एजिटेशन था उसको खत्म करने के लिए क्या हुआ, इसको खत्म करने के लिए हुआ बेसिकली 3 अगस्त 1947, 3 अगस्त 1947 को क्या हुआ, माउंट बेटन प्लान आया। माउंट बेटन प्लान आया कि भाई 2 डोमिनियन होंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। जो भी स्टेट्स हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके पास फुल फ्रीडम होगी कि चाहे तो वो इंडिया में चले जाएं, चाहे तो वो पाकिस्तान में चले जाएं। प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो उन जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होगा या फोर्सफुली नहीं डाला जाएगा जो इच्छुक नहीं है, दोज हु आर नॉट अग्रीइंग कि भाई हम इसी इंडिया वाले पार्ट में रहें, ठीक है। तो ये हुआ। तो माउंट बेटन प्लान किससे रिलेटेड था, ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, क्योंकि इसी के अंदर क्या था, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सिलेक्ट कमेटी रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन की बात की गई है। देखिए क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ, ये जो काउंसिल एक्ट था 1909, ठीक है, इसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919। ये टाइम फ्रेम कितना है, 1909 और इसके बाद 1919, 10 साल का टाइम फ्रेम है। बेसिकली यहां पे यही होता था कि ये जो काउंसिल एक्ट्स हैं कि भाई ये आया करेंगे और 10 साल में मतलब आपको जो इंडियंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, बट 10 साल के बाद इनका एक तरह से रिपोर्ट ली जाया करेगी, इनका असेसमेंट किया जाया करेगा, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाया करेगी, ठीक है। तो पहला एक्ट 1909 में आया, दूसरा 1919 में आया, तीसरा एक्चुअली कब आना, ये रिपोर्ट के लिए जो कमेटी बैठनी थी वो कब आनी चाहिए थी, वो आनी चाहिए थी 1929 में, 1929 में आनी चाहिए थी, पर ये 1929 में नहीं आई, ये 2 साल पहले आ गई 1927 में। इसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, क्यों साइमन कमीशन नाम दिया गया, क्योंकि जो इसका चेयरमैन था वो था जॉन साइमन। जॉन साइमन के अंडर आई साइमन कमीशन कमेटी, ठीक है। इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी कि भाई जो प्रोविंसेस हैं उनमें डायरकी को खत्म कर दो, अबॉलिश कर दो डायरकी को, कहां पे, प्रोविंसेस में। प्लस स्टार्ट की जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। मेरा क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये था साइमन कमीशन।
इसकी जो रिपोर्ट थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उन पर ज्वाइंट कमेटी बनाई गई और ये जो रिकमेंडेशंस थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक्सेप्ट की गई थी। ठीक है, इस पे एजिटेशन भी हुआ था कि भाई ये 1929 में आना था, 2 साल पहले आ गया। तो सारी जो जितनी भी पार्टीज थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो छोटी मोटी पार्टी थी, सबने इसका बॉयकॉट किया था साइमन कमीशन का। ठीक है, तो साइमन कमीशन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। ठीक है, ऑप्शन 3 मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, काफी बार कर चुके हैं भाई मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगू क्या था? मॉन्टेगू था उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, वायसरॉय ऑफ द कंट्री। कब किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बोलते हैं हम मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस देखो, इसमें ऑप्शन 2 में क्या बोला गया है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सिलेक्ट कमेटी रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कब की गई? इन द ईयर 1935। अभी बताया मैंने कि भाई ये जो जितनी भी रिकमेंडेशंस दी गई थी, इनको एक्सेप्ट कहां हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 4 मोरले मिंटो रिफॉर्म, भाई लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये कब हुआ? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कब हुआ? इन द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये है आपके जो किस पे बेस्ड थे, और दीज आर द ऑप्शंस। जो भी आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? देखिए रिपीट पे आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अच्छा, हाथ के पास जो निशान है, दो बार दबाना, प्लस प्लस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, काफी बार रिपीट हो गया। क्या बोलते हैं इसको? मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। नहीं, ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कब स्टार्ट हुआ? काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम बोलते हैं मोरले मिंटो रिफॉर्म। बट ये बात किसकी कर रहा है? मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म की। ऑप्शन 2 डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर। भाई डेवोल्यूशन क्या होता है और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्या होती है कि भाई जो कानून बनेगा, जो एक्ट्स बनेंगे, उनकी अथॉरिटी अभी तक किसके पास थी? सेंटर के पास होती थी। वो धीरे धीरे डेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, यानी कि प्रोविंसेस को थोड़ी थोड़ी पावर देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी हुआ कि नहीं हुआ? 1919 में हुआ ये, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रोविंशियल लिस्ट थी और सेंट्रल लिस्ट थी, और प्रोविंशियल लिस्ट में क्या आई थी? डायरकी। तो बेसिकली जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो प्रोविंसेस को दे दिए गए कि भैया जो इन पे कानून बनेगा, जो इन पे एक्ट बनेगा, वो कौन बनाएगी? प्रोविंसेस बनाएगी। तो डेवोल्यूशन हुआ था, करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। यस, एक्सपेंशन कैसे किया कि भाई ये जो प्रोविंशियल लिस्ट थी, इसमें डायरकी लाई। पहले तो कुछ ही सब्जेक्ट्स होते थे, अब क्या गया? कंप्लीट एक लिस्ट बनाई गई कि भाई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे एक्ट करेगा प्रोविंसेस, मतलब गवर्नर को एड और हेल्प यानी कि रिकमेंडेशन देगा कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी गवर्नर अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे काम करेगा। और जो हमारे रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स में गवर्नर काम करेगा किस पे? अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। ठीक है, तो एक्सपेंशन तो हुआ, प्लस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है, इससे पहले कोई सेपरेट लिस्ट नहीं होती थी, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में सेपरेट किया गया कि भाई सेंट्रल लिस्ट अलग और प्रोविंशियल लिस्ट अलग। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो आंसर क्या हुआ इसका? ओनली 2 and 3, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन स्कीम प्रोवाइडेड इन द। सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो किस एक्ट पे बेस्ड है? ठीक है, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, किसी भी तरह की बात नहीं की गई इसमें कि भाई प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देंगे या प्रोविंसेस को पावर देंगे, सेंटर के पास सारी पावर्स थी। ठीक है, नहीं हो सकता। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, इसमें हमने अभी बात करी कि भाई 2 लिस्ट बनाई, प्रोविंशियल लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी? यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि जो आज के टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इंडिया के अंदर, वो किस पे बेस्ड है? भाई हमारे टाइम में, आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम, प्रोविंशियल लिस्ट में कोई डायरकी तो नहीं है, किसी भी तरह के डायरकी वाला सिस्टम तो है नहीं
कि भाई एक ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे, एक रिजर्व सब्जेक्ट होंगे। अभी तो आज के टाइम पे क्या है, एक होते हैं हमारे पास एक होता है हमारे यहां पे यूनियन लिस्ट, एक होती है हमारे यहां पे फेडरल लिस्ट, या इसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं एट प्रेजेंट टाइम, स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है भाई, यूनियन लिस्ट पे सेंटर काम करेगा, स्टेट लिस्ट पे जो प्रोविंसेस है यानी कि आज के टाइम में स्टेट बोलते हैं वो रूल बनाएंगी, और कंकरेंट लिस्ट पे इसमें स्टेट भी काम कर सकती है और सेंटर भी काम कर सकती है। तो ऐसा तो 1919 में कुछ था नहीं। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यह था कि 3 लिस्ट बनाई गई थी, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। एंड एट प्रेजेंट ये जो पूरा सिस्टम बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करें तो इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था लिस्ट के अंदर या लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर, इसमें तो बस ये बताया गया था कि भाई इंडिया को इंडिपेंडेंस हम कब देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was described by Jawaharlal Nehru as charter of slavery। वेरी इंपॉर्टेंट, चार्टर ऑफ स्लेवरी जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को बोला। ठीक है, किसको बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। व्हाट वाज द रीजन कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात करें तो ऑटोनॉमी की बात की गई कि भाई प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी, बट ये ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी, पावर तो ठीक है, जो लिस्ट थी स्टेट लिस्ट अलग बना दी, फेडरल लिस्ट अलग बना दी, ठीक है, पावर्स दे दी गई, बट उन सबके ऊपर कौन बैठा के रखा था, गवर्नर, कि जो वो सारे एक्ट्स, वो सारे रूल्स जो ब्रिटिश क्राउन के हित में नहीं है, ब्रिटिश क्राउन के फेवर में नहीं है, उन पे गवर्नर होल्ड करके रख देता था उनको। ठीक है, उनको पास नहीं होने देता था। ठीक, प्लस ये जो रेसिडुअरी पावर थी, रेसिडुअरी पावर जो थी वो भी किसके पास थी, गवर्नर। अब रेसिडुअरी पावर्स कौन सी होती हैं कि भाई सेपरेशन हुआ, प्रोविंशियल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये सेपरेशन हो गया। इन तीनों लिस्ट से हटके अगर जो कोई पावर बची वो किसके पास गई, वो गई गवर्नर के पास, उसको बोलते हैं हम रेसिडुअरी पावर्स। ठीक है, इसके अलावा हुआ क्या इसमें, हमने देखा 1919 में जो डायरकी सिस्टम था प्रोविंसेस के अंदर ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट का, वो टोटल फेलियर था। ठीक है, फिर भी साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उस डायरकी को प्रोविंसेस से हटा के कहां डाल दिया, सेंटर में डाल दिया। ठीक है, तो इस बेस पे कि ये जो गवर्नर को पावर्स दे रखी हैं आपने, स्पेशल पावर्स दे रखी हैं, प्लस ये जो अपनी मनमानी कर रहा है गवर्नर, प्लस ये जो प्रोविंसेस में हटा के डायरकी कहां डाल दी, सेंटर में डाल दी। ठीक है, इस सिस्टम को, इसको बोला जवाहरलाल नेहरू ने कि इट इज लाइक चार्टर ऑफ स्लेवरी। एक और बात बोली इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने एट द सेम टाइम कि इट इज अ मशीन, इट इज अ मशीन विद ऑल ब्रेक्स, with all brakes and no engine, machine with all brakes and no engine। ठीक है, तो आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस बताने हैं। फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। यस, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसमें क्या किया गया कि ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर स्टेट्स यानी कि प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स ये आएंगी इसके अंडर। ठीक है, कि इसको बोला गया ऑल इंडिया फेडरेशन। वो बात अलग है कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने मना कर दिया था आने से। ठीक है, बट जिक्र किया गया 1935 के एक्ट में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू अ इलेक्टेड लेजिस्लेचर। बोला गया भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, जैसे भी बताया कि प्रोविंशियल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो प्रोविंशियल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स थे उस पे ऑटोनॉमी किसके पास थी, प्रोविंसेस के पास थी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दी गई। ऑप्शन सी 3, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस। ठीक है, ये क्या है कि भाई टोटल क्या था, 11 प्रोविंसेस थी उस टाइम पे, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि इन 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म डाल दिया गया। बाईकैमरलिज्म ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं कि भाई अपर हाउस एंड लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट।
तो 11 में से 6 में बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। कौन कौन सी थी 6? कर्नाटका, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज के टाइम में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। ये 6 थी, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। इनमें बाइकैमरलिज्म डाल दिया गया। प्लस बात की गई है 2 न्यू प्रोविंसेस। जी हां, 2 नई प्रोविंसेस का रिकंस्ट्रक्शन हुआ जिनका नाम था सिंध एंड उड़ीसा। सिंध एंड उड़ीसा ये 2 प्रोविंसेस थी जिनका इसमें रिकंस्ट्रक्शन किया गया, क्रिएशन हुआ। तो ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। कि जो भी आंसर होगा चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइसेस द स्टेट ऑफ वर्क फॉर। कि भाई आर्टिकल 40 किसके बारे में बोला गया है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है हमारा आर्टिकल 44 के अंदर, ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यस, आर्टिकल 40 के अंदर जो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आता है, ठीक है। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये म्युनिसिपैलिटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये आया हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है, इसके अंदर आया है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक। और इसमें क्या हुआ था कि भाई ये 243 आर्टिकल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 243 आर्टिकल के अंदर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ये आता है हमारा आर्टिकल 43 के अंदर। पूछा क्या था? आर्टिकल 40, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स, कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स। फर्स्ट है द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? इन द ईयर 1773 में। बताया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नेंस था, जो काम करने का तरीका था, जो काम था, उसके ऊपर रेगुलेशन डालने के लिए जो एक्ट आया वो क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ गलतियां थी, उनको सुधारने के लिए जो एक्ट आया गया वो था पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया? 1784 में। बात करते हैं अगला, द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, जो चार्टर्स होते थे कितने कितने साल के आते थे, मैंने बताया है कि भाई 20-20 साल के चार्टर आते थे, 20 साल के चार्टर्स आते थे। और ये स्टार्ट कब हुए? इन द ईयर 1793। तो पहला चार्टर 1793 में आया, दूसरा चार्टर 1813 में आया, फिर 1833 में आया और फिर 1853 में आया। इसके बाद क्या हुआ? 57 में रिवोल्ट हो गया और कंपनी ने क्या किया? जो क्राउन था, क्राउन ने क्या किया? कंपनी को पूरा एबॉलिश कर दिया, उसको सारी पावर्स किसके अंडर ले ली? अपने अंडर ले ली। तो चार्टर एक्ट भी खत्म हो गए थे फिर, ठीक है। और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट क्या है कि भाई एक तो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, एक है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और एक है 1909 जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। ये भी क्या है? काउंसिल एक्ट है, ठीक है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। सबके ईयर्स बता दिए गए हैं, ठीक है। जो भी क्रोनोलॉजी है चैट बॉक्स में आंसर दीजिए और अगर आगे के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज गिव मी अ मैसेज इन द चैट बॉक्स। ओके, जय हिंद, थैंक यू।